आज 27/5/20 को संस्कृत है 9th CBSE का। हमने आपको बता दिया है कि संधि के बारे में। संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर हमने तीनों जो है वो संधि को परिभाषा बताने के बाद स्वर संधि के बारे में आपको बता रहे थे, जिसमें 5 तरह के भेद होते हैं। वह दीर्घ है, गुण है, आयाति है, वृद्धि है, यण है, इस तरह से। लेकिन उसके बाद स्वर संधि में 3 और उसके अतिरिक्त भी संधि है, 3 और अतिरिक्त है। जैसे हमने लिखा है इसमें परूप संधि, फिर यहाँ हो गया पुरुष संधि, फिर यहाँ हो गया प्रकृति भाव संधि। ध्यान देंगे, इस संधि को पढ़ना है 9th और 10th में, क्योंकि इसके अतिरिक्त है, यानी स्वर संधि के 5 प्रकार के बाद भी आपको इसके बारे में ठीक से जानना है, डिटेल जानना है। वो क्या डिटेल हुआ आपका, तो परूप संधि जो हुआ आपका, तो यहाँ फिर ध्यान देंगे परूप संधि, पुरुष संधि और प्रकृति भाव संधि, 3 तरह के अतिरिक्त संधि हैं। अब सबके बारे में आप डिटेल में जानिए। जैसे स्वर संधि के बारे में आपको बताएंगे, स्वर के साथ स्वर का मेल हो स्वर संधि, व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल हो व्यंजन संधि, विसर्ग के साथ यदि व्यंजन का अथवा स्वर का मेल हो तो विसर्ग संधि। अर्थात स्पष्ट है, स्वर के साथ स्वर का मेल होगा तो स्वर संधि, व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर का मेल होगा तो व्यंजन संधि, और विसर्ग के साथ व्यंजन अथवा स्वर का मेल होगा विसर्ग संधि। लेकिन विसर्ग संधि को भी आप डिटेल में देख चुके हैं। अब हम अतिरिक्त यानी स्वर संधि के अतिरिक्त 3 संधि के बारे में आपको बता रहे हैं। परूप संधि क्या है, तो कह रहा है कि उपसर्ग के आकार के बाद कोई स्वर आगे तो बाद वाले स्वर से मिलकर पल्लू हो जाता है, हो जाता है। क्या है, जैसे दे दिया कि प्रध्वन यदि बनेगा प्रध्वन, यानी उपसर्ग होगा, और उपसर्ग के बाद यदि आने वाला शब्द में कोई भी स्वर होगा तो वह उपसर्ग जाकर के उसी स्वर से मिलकर के पल्लू बदल देता है, यानी पहले वाले रूप में चला आता है। जैसे प्रध्वन यदि हो गया प्रध्वनि, प्रध्वन औसती बनेगा प्रोसती, है ना। तो इस तरह से इसमें है प्ररूप हो जाता है, यानी बाद वाले स्वर से मिलकर के ये अपना स्वरूप बदल देता है। प्रध्वन एजति हो गया तो तेजति हो गया, प्रध्वन औसती होगा तो प्रोसती हो जाएगा, है ना। इसके बाद है आपको दे रहे हैं हम अति संधि में आ रहा है, फिर पुनरुप संधि। ये समझिए क्या है, हमने परिभाषा के तौर पर इसको लिखा है कि यह संधि स्वर संधि के अतिरिक्त विकल्प है। लेकिन पुनरुप संधि में यदि पद के अंत में ए, यानी पद का अंत क्या है, यदि पदांत यानी कहते हैं पद के अंत में ए अथवा ओ हो और बाद में आने वाला शब्द का प्रथम वर्ण अ हो तो संधि के समय वह और एस में बदल जाता है। एक बार फिर समझिए, पुनरुप संधि में यदि पद के अंत में ए अथवा ओ, यानी पदांत ए हो अथवा ओ हो और बाद में आने वाला शब्द का प्रथम वर्ण यदि अ हो तो संधि के समय वह और किसे बदलेगा, एस में। इसको एस नहीं कहते हैं, वैसे इसको संस्कृत में खंडकार अ बोलते हैं, यानी खंड रहता है ना। तो जैसे हमने दे दिया बदल जाए, जैसे एक उदाहरण दिया है कि रामे धन अस्ति, रामे और अस्ति है। रामे में पदांत का है ए है, पदांत का अर्थ है पद के अंत में, शब्दांत शब्द के अंत में, तो पद के अंत में ए बचा ए है और यहाँ अस्ति है। ध्यान दें, हम यही बता रहे हैं आपको कि पुनरुप संधि में पद के अंत में ए अथवा ओ हो, अर्थात यहाँ पर रामे में ए है और अस्ति है, तो रामे यानी ई हो गया और अस्ति हो गया, तब इसकी संधि होगा रामेस्ति, अर्थात यहाँ यह अ जो है बदलेगा एस में, यानी एस का दूसरा नाम है खंडकार, संस्कृत में दूसरा नाम है खंडकार अ।
तो बनेगा रामेस्ति। गृहीतो धन अस्ति होगा तो बनेगा गृहीतोस्ति। गृहीतो धन अस्ति होगा तो बनेगा गृहीतोस्ति, है ना। स्थितो धन अस्ति होगा तो बनेगा स्थितोस्ति। यानी जो यह अ है यह एस जैसे चिन्ह में अर्थात खंडाकार अ में यह बदलेगा। उसके बाद है इसके बहुत सारे उदाहरण जैसे रामे धन अस्ति, है ना, यानी जैसे पुत्रे धन अस्ति पुत्रे स्थिति हो जाएगा, है ना। तो पितृ धन अस्ति स्थिति हो जाएगा, है ना। उसके बाद है गृहीतो धन अस्ति गृहीतोस्ति हो जाएगा, है ना। इस तरह से हम जो पूर्व संधि है, फिर अंत में बताते हैं आपको कि प्रकृति भाव संधि। यदि प्रकृति का अर्थ है कि मूल परिवर्तन नहीं मूल होता है, क्या है, यदि पदांत इकारांत अथवा उकारांत दीर्घ हो तो संधि के समय उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। समझिए इसको क्या है। यदि पद के अंत में यदि पदांत पद के अंत में इकारांत अथवा उकारांत, जैसे आप पढ़े होंगे मुनि शब्द इकारांत होता है, द्विवचन, इसमें जोड़ भी सकते हैं आप इसमें ये जोड़ भी सकते हैं इकारांत अथवा उकारांत या द्विवचनांत, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं। तो देखिए यदि पद के अंत में इकारांत अथवा उकारांत दीर्घ हो और द्विवचनांत हो, मतलब द्विवचनांत का मतलब द्विवचन जो होता है वह दीर्घ होना चाहिए। जैसे मुनि शब्द का मुनि के प्रथमा में होगा मुनि हर्षिकार से और फिर मुनि होगा दीर्घिकार से। तो मुनि धन और यहाँ से मुनि हो गया दीर्घिकार हो गया। वही यहाँ पे लिखा है कि वह दीर्घ हो जाता है, जैसे उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी इस संधि में प्रकृति भाव संधि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हमने एक दिया जहाँ साधु धन ई मऊ, साधु में लिखिएगा, साधु में हमने धू में दीर्घकार है। आपको बताया भी है कि यदि पदांत इकारांत हो उकारांत हो और दीर्घ हो, द्विवचनांत हो मतलब द्विवचन जैसा हो, साधु साधु साधु, साधु में हर्षकार होता है, साधु में दीर्घकार हो, साधु साधु साधु, मुनि मुनि मुने, यानी द्विवचनांत होगा तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए प्रकृति भाव संधि में ध्यान देना है कि प्रकृति भाव संधि में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता, वह जैसे है वैसे ही उसी स्वरूप में रहता है। इसलिए ये तीन हुआ संधि, एक बार फिर ध्यान देंगे, परूप संधि, खुद संधि, फिर प्रकृति भाव संधि। इस तरह से हम इस अतिरिक्त संधि के बारे में जानेंगे।